is what is the position of power sector in the Constitution of India? ऑल राइट, सो वर्षा का क्वेश्चन अब कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है तो उसने बोला क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछ लेते हैं। तो पावर सेक्टर की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में पावर सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट का सिंपल वे में मतलब ये होता है, इट इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त ये डिसाइड करना था, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको ये डिसाइड करना था कि इंडिया एक फेडरल कंट्री रहेगी या यूनिटरी कंट्री रहेगी। डिफरेंस ये है, जैसे चाइना इज अ यूनिटरी कंट्री, एक सरकार पूरे चाइना को चलाती है। सिमिलरली बांग्लादेश इज अ यूनिटरी कंट्री, एक सरकार पूरे बांग्लादेश को चलाती है, वो यूनिटरी है। दूसरी तरफ एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पे दो सरकारें हैं, एक लोकल गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे यूएसए की सरकार है। तो दो गवर्नमेंट चला रही हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में दो सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार। इस स्ट्रक्चर को, जहां पे दो सरकारें होती हैं, उनको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और जहां पे एक ही सरकार होती है उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको ये डिसाइड करना था हमें फेडरल गवर्नमेंट चाहिए या दो सरकारें चाहिए या एक सरकार चाहिए। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के लिए फेडरल या फेडरेशन सिस्टम या दो सरकारों का सिस्टम सूटेबल है। इसलिए सूटेबल है क्योंकि हमारी लोकल नीड्स अलग अलग हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल कल्चर है या उनकी लोकल रिक्वायरमेंट है, वो केरला की रिक्वायरमेंट से बहुत अलग है। जो लेह लद्दाख की रिक्वायरमेंट है, वो अंडमान निकोबार की रिक्वायरमेंट से बहुत अलग है। या जो गुजरात की रिक्वायरमेंट है, वो वेस्ट बंगाल की रिक्वायरमेंट से अलग है। तो लोकल कल्चर्स, लोकल लैंग्वेजेस हमारे डिफरेंट है। तो इट इज बेटर कि टू गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट अस। अगर आप उत्तराखंड में बैठे हैं तो आपको दो सरकारें प्रोटेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू। इसको फेडरेशन बोलते हैं। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर बनाना है, पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दो सरकारों में दो सरकारें लड़ सकती हैं आपस में अपनी पावर्स को लेकर के। तो अगर दोनों सरकारें आपस में भिड़ जाएं अपनी पावर्स को लेकर के कि मैं ये लॉ बना सकता हूं या मैं लॉ इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक काम किया। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम उनकी पावर्स की लिस्टिंग कर लेते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट को ना लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं शेड्यूल। थोड़ी सी हमको भी फीस चाहिए होती है एज अ वकील, तो हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोल देते हैं। वो लिस्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स की एक लिस्ट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स की एक लिस्ट बना दी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लगा दिया, उसको बोल दिया शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल और पर्टिकुलर। उस सेवेंथ शेड्यूल में जब अगर मान लीजिए हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हम सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये जो है ये हमारा इंडिया है या ये हमारा देश है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हम सब भी वैसे ही शेड्यूल बनाएंगे जैसे उन्होंने बनाई थी। उसका टेस्ट सिंपल है। अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि वो लोकल इंपॉर्टेंस की है, लोकल है, उस चीज को स्टेट गवर्नमेंट में डाल दो। और जो भी चीज आपको लगती है नहीं यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे नेशन की चीज है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में डाल दो। यूनियन लिस्ट बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट को, और स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि डिफेंस ऑफ इंडिया या फॉरेन अफेयर्स भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल लिस्ट में डाल दी। हमें पता है एग्रीकल्चर भाई वो लोकलाइज होता है, लैंड लोकल होता है। भाई लॉ एंड ऑर्डर पुलिस लोकल होता है, तो वो लोकल लिस्ट में डाल दिया। आप कभी भी कोई टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये टेस्ट अप्लाई करो, तो 99% आप करेक्ट होगे, एक्सेप्शन अपार्ट 1-2% एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी 99% आपको देखोगे आप सही उतरे हो बिल्कुल। तो इस तरह से लिस्ट बना दी। लेकिन लिस्ट पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात आई, पावर सेक्टर की बात आई, तो लड़ाई हो गई। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का यह कहना था कि पावर सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर शुड बी विद द यूनियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 1947 में इट वाज लाइक स्पेस साइंसेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आप 1947 में बहुत पीछे जाके देखो, आप 75 साल 80 साल पीछे, तब जिस तरह से डेवलपमेंट न्यूक्लियर एनर्जी का हो रहा था, जिस तरह से डेवलपमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी का हो रहा था, वैसे ही डेवलपमेंट इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा था।
तो उनका कहना यह था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, कि भाई इसको ना आप यूनियन लिस्ट में रखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें रिसर्च R&D इन्वॉल्व है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स का यह कहना था, नहीं इसको स्टेट लिस्ट में रखो, क्योंकि हमारा 1910 का एक्ट, ये एक 1910 का एक्ट बनाया था, उस 1910 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यह प्रोवाइडेड था कि किसी को भी कोई भी काम पावर सेक्टर का करना है तो आप जाके स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लो और कर लो। तो जब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके करने वाला काम था, तो आप उसको यूनियन में क्यों शिफ्ट कर रहे हो? इस लड़ाई को सॉल्व करा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, एक काम करते हैं, हम एक थर्ड लिस्ट बनाते, तीसरी लिस्ट बनाते, और उस तीसरी लिस्ट को हम बोलते थे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनियन लिस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट हो गई, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स लिखे हैं। स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट हो गई, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स लिखे हैं। एक थर्ड लिस्ट हो गई जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी वजह से कॉन्करेंट लिस्ट बन गई। कॉन्करेंट लिस्ट के कारण इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकती है, दोनों को अलाउड है एक्ट बनाना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर अभी तो मैं उत्तराखंड में काम कर रहा हूं, तो मेरा तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है नहीं, तो आपको फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई करो। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हो, राजस्थान में काम कर रहे हो, कर्नाटका में काम कर रहे हो, महाराष्ट्र में, जहां जहां बाकी से उन सब जगह स्टेट एक्ट है। तो उत्तर प्रदेश का पावर रिफॉर्म्स एक्ट, अगर आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश पावर रिफॉर्म्स एक्ट भी रखना है और सेंट्रल एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी रखना है, और दोनों को अप्लाई करना है। और दोनों को अप्लाई करने का प्रिंसिपल बता देता हूं, आप पूरे इंडिया में आराम से वर्क कर सकते हो, कि जो भी रेगुलेटरी कमीशन हो, पूरे इंडिया के रेगुलेटरी कमीशन में आराम से वर्क कर सकते हो। ये टेस्ट आपने अप्लाई कर लिया। 3 टेस्ट आपको अप्लाई करने हैं बस। फर्स्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जजमेंट में कहा है। फर्स्ट टेस्ट बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता है, हार्मोनियसली दोनों एक्ट, जैसे हारमोनियम बजाते हैं ना, अलग अलग उसमें क्या कहते हैं, कुछ होते हैं वर्ड जो भी होते हैं, सारे गामा पदा सब साथ में बजते हैं वो। सिमिलरली हार्मोनियसली आपको स्टेट एक्ट भी अप्लाई करना है, आपको सेंट्रल एक्ट भी अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है। सेकेंड प्रिंसिपल ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिस तरह से एक्लिप्स होता है, सूरज और अर्थ और चंद्रमा जो भी साथ में होते हैं, तब देयर इज एक्लिप्स। सिमिलरली सेकेंड जो प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, वो ये कहता है कि अगर स्टेट एक्ट और सेंट्रल एक्ट में कोई इनकंसिस्टेंसी है या डिफरेंट है, तब जो स्टेट एक्ट है ना, उसको सेंट्रल एक्ट एक्लिप्स कर देगा। मतलब उतना पोर्शन ऑफ द स्टेट एक्ट जो इनकंसिस्टेंट है सेंट्रल एक्ट से। जैसे मध्य प्रदेश पावर रिफॉर्म्स एक्ट 2000, ईयर 2000 का ये वो, ठीक है, ऊर्जा सुधार अधिनियम 2000 मध्य प्रदेश का ये कहता है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से अपील जो जाएगी वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाएगी, ये लिखा हुआ है उसमें। लेकिन उल्टा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से अपील अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। अब एज अ पावर इंजीनियर आपको डिसाइड करना है कि अपील कहां फाइल करनी है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर ने आप बोला था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और ये तो डिफरेंट है। उस केस में आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करोगे। आप वो जो पोर्शन है मध्य प्रदेश का एक्ट का, वो एक्लिप्स कर देगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और आप अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाओगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गया। थर्ड प्रिंसिपल भी है। थर्ड प्रिंसिपल बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी। सिवियरेबिलिटी का मतलब यह है, जब भी कहीं पे भी कोई भी अगर बीमारी हो जाए तो आप काट देते हो उसको, उंगली में अगर पस जम जाए तो डॉक्टर काट देता, अलग कर देता है। सिमिलरली डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी ये बोलता है कि ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं, बाकी सारे एप्लीकेबल है, आप सिर्फ उसी सेक्शन को सिवियर कर दोगे, स्टेट एक्ट से अलग कर दोगे,
जैसे अगर 100 सेक्शंस हैं स्टेट एक्ट में, एक सेक्शन बोलता है अपील हाई कोर्ट में जाएगी, जो इनकंसिस्टेंट है उसको आप काट दोगे और बाकी जितने 99 सेक्शंस है वो अप्लाई कर दोगे आप। ये 3 प्रिंसिपल्स अगर आपने अप्लाई कर दिए, पूरे इंडिया में विथ कॉन्फिडेंस यू कैन वर्क इन पावर सेक्टर एंड यू कैन टेक डिसीजन इन द पावर सेक्टर। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ द अदर स्टेट पर्सन इज टेलिंग यू समथिंग, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप उसको समझा दोगे।